10 क्लास का थर्ड चैप्टर है। तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे कि यह एक भाषण है जिसमें आपको हिंदी का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखेंगे कि भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, देखने को आया। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के चिंतन का विषय है। भारत में भूतल पर स्वर्ग का छटा बिखरी है, या यहाँ की धरती प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीय गुण, मूल्यवान रत्न, प्राकृतिक संपदा और मनुष्यों के आध्यात्मिक चिंतन से परिपूर्ण है। यहाँ जीवन के सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान, वातावरण, सानिध्य मिलता है, भूमंडल में अन्यत्र है, मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। उत्तर है कि लेखक दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन गाँव में हो सकते हैं, देहात एरिया, गाँव। भारत की सारी परंपरा का आधार ऋषि एवं ऋषि कृषि पद्धति है। गाँव में ग्राम पंचायत व्यवस्था देखने को मिलेंगे कृषि व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था आदि, जो केवल मौलिक रूप से देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों है। तो भारत की पहचान करने वाली दृष्टि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए है। भारत में पहुंचने के बाद वहां से ज्ञान, सामाजिक व्यवस्था, विज्ञान आदि का संग्रह उन्नयन करने के दृष्टि से सर विलियम जोन्स की तरह नए युवा अधिकारी भी स्वप्नदर्शी और गंगा सिंधु मैदानी में संग्रहणीय वस्तु विद्वान इंग्लैंड में लावे, ये सभी बातें दिखाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया गया है। तो लेखक ने कहा कि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्रों में है तो भारत को आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा, चाहे संसद के प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला हो, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। मतलब भारत के बारे में भाई एक यहाँ पे जो जो व्यवस्था उपलब्ध थी, ऐसी व्यवस्था और कहीं पे उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। तो वारेन हेस्टिंग्स ने वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया। सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। कंपनी के निदेशक उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझ पाए और उन मुद्राओं को क्या किया, गला डाला। वारेन हेस्टिंग्स के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, क्योंकि यह सोच के दिए कि मतलब हम 172 दारिस के नामक के सोने के सिक्के कि चलो ईस्ट इंडिया के लिए एक मतलब कुछ काम होगा, सेवा लेगा, लेकिन इस बात को कोई समझ नहीं पाया और उस सोने के सिक्कों के क्या किए, गला दिया। लेखक ने नीति कथाओं में के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया। तो लेखक ने बताया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं के प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया कि सिर के खाल गधा कही कहावत है सबसे पुरानी यूनानी दार्शनिकों प्लेटो के क्रटिलस में मिलती है। इस संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है। भारतीय नीति कथाओं एक यूनान से कैसे जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया।
तो लेखक के अनुसार यह आज संदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य में आवागमन के साधन सुलभ हो चुके हैं। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन करने पर कुछ संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। इन संस्कृत शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी, दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं को ऑफिसर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देशों से नहीं ली जा सकती। ऐसे ऐतिहासिक अध्ययन से यह भी बात ज्ञात है कि 10वीं-11वीं सदी में भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया। तो लेखक युवा अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय सिविल सेवा, जिसको बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, चयनित हुए थे, उनके भारत के ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाया कि अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून की पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करने। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन सुयोग अनायास ही मिल जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्मों की दृष्टि से भारत प्राचीन काल में धार्मिक विकास का एक केंद्र था। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा विकास होता था। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य समान रूप से प्रत्यक्ष परिचय मिलता था। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों की जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो भारत में अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच में खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसा सुअवसर भी मिलेंगे कि किसी पुरातन विश्व में भी सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से संबंध हो, चाहे संसद से प्रतिनिधि की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। 11 नंबर है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषता और महत्व बतलाए हैं। तो संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा में भी संस्कृत का काल पुराना है। जो ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत बैठी कि तत्काल लोगों के एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा। इसी भाषाओं के पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का क्या है, अग्रजा है, मतलब सबसे आगे है। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता और क्यों। तो किसी देश अथवा राज्य के प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम वहाँ की भाषा की प्राचीनता को जानें। यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में जानते थे तो नहीं जानते, या आर्य भाषाओं का शब्दकोश देखने होंगे। भाषा के सहारे आर्यों के विभाजन से पूर्व सभ्यता सांस्कृतिक अवस्था को जाना जा सकता है। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है। तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने और जानने के संपूर्ण लाभ प्राप्त करने वाले हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों और अधिकारियों को कहा है। ये सभी क्या है, गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को पढ़ करके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करना है, उसी में से पढ़ना है, उसी का उत्तर लिख करके बताना है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो भारत से हम क्या सीखें।
मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। भारत कहाँ बसता है? तो भारत बसता है लोगों के मन में। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? जरथुस्त्र। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मैक्स मुलर ने कालिदास के मेघदूत जर्मन में अनुवाद किया था। कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। भारत से हम क्या सीखे, उसका लेखक परिचय इस प्रकार दिया गया है। कहानी का सारांश है।